morning student. In yesterday's class we discussed about constitution. Why we need constitution, what is constitution and features of constitution. Constitution क्या है? It is the book of laws. Laws की बहुत बड़ी book. हमें constitution की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिक एम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा क्या था? इक्वलिटी मेंटेन करना, सेफ गार्ड करना, फ्रीडम, मिनॉरिटी ग्रुप से मेजॉरिटी ग्रुप से मिनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, ऐसे बहुत सारे रीजंस जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कल मैंने आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताए थे. लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेक्युलरिज्म है. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने कल पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ मैं एक बार फिर इसको रिपीट करवाती हूँ. की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ आपकी बुक में है, ठीक है, जैसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी बुक में पॉइंट नहीं है. जो पॉइंट्स कल मैंने पूरा आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, आज मैं आपको रिपीट करती हूँ कुछ पॉइंट जो आपकी बुक में मेंशन, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैम ने तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें बता दिए थे, लेकिन हमारी बुक में तो वो पॉइंट है ही नहीं. ठीक है, आपकी बुक के जो पॉइंट है उसका फर्स्ट पॉइंट है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में मैंने क्या बताया था कि फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग द पावर, पावर को शेयर करना. कौन और किसके साथ शेयर करना? सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर विथ स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट का अपनी पावर को स्टेट के साथ शेयर करना क्या होता है? फेडरलिज्म. क्यों शेयर किया? क्योंकि इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल की ओवरऑल प्रोग्रेस में भी हेल्प मिलती है और स्टेट का भी कहीं ना कहीं प्लेस होता है. स्टेट को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. स्टेट भी एक पावरफुल यूनिट बनती है. ठीक है, फर्स्ट फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर. कौन पावर शेयर कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर कर रही है, किसके साथ कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ. आई थिंक गॉट इट क्लियर एवरीथिंग. सेकेंड पॉइंट पार्लियामेंट्री. एंड एक चीज और बताती हूँ, फेडरलिज्म. फेडरलिज्म हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? कनाडा. कनाडा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारा अडॉप्टेड है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्टेड है. हमने कल डिस्कस किया था कि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रीड किया. जो 3 साल हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में लगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए उससे पहले हमने बहुत सारे कंट्रीज को के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रीड किया और जो उनमें बेस्ट लगा, जो चीज़ हमें बेस्ट लगी, जो रूल हमें उनका बेस्ट लगा, वो रूल हमने अडॉप्ट किया. तो फेडरलिज्म जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? कनाडा से. ठीक है, फेडरलिज्म, शेयरिंग ऑफ पावर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी हमने अडॉप्ट किया. और कहाँ से अडॉप्ट किया? ब्रिटेन से. Parliamentary system also adopted rule. Parliamentary system means हमने जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप लिया. प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स प्रेसिडेंट, जो ब्रिटेन में भी प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट की पावर जो है एज सिमिलर टू ब्रिटिश प्रेसिडेंट. ब्रिटिश प्रेसिडेंट की तरह ही सिमिलर है. उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा, इससे एक ग्रुप बनाया. लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का एक ग्रुप बनाया और जिसको एक जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज जस्ट सिमिलर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट.
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसी की सिमिलर इंडियन पार्लियामेंट का भी सिस्टम हमने रखा। थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स वी हैव 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर, फर्स्ट लेजिस्लेचर, second executive and third judiciary। ओके, सेपरेशन। अब कल मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अपना एक पॉइंट बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में आप देखना वी हैव 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Legislative is the first part, important part. Judiciary is also important. These two also important, but legislature is the first part. It creates laws, and executive is interdependent on legislature. ये दोनों interrelated तो है लेकिन फिर भी independent है। थर्ड अपना जो जुडिशरी है इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। कैसे? ऐसी बात नहीं है, कोई लेना देना, गवर्नमेंट का ये भी पार्ट है, थर्ड पार्ट है, लेकिन जुडिशरी में आपका लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो जुडिशरी की जो मैटर है, जुडिशरी के जो वर्क है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये इंडिपेंडेंट है। 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, इनकी जो पावर है उनको बिल्कुल सेपरेट रखा गया, इनके पास बिल्कुल अलग अलग पावर है, कोई भी एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये जरूर है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। एक लेजिस्लेचर अगर लॉज को क्रिएट करता है तो एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। लेजिस्लेचर क्रिएट द लॉज, एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉल ग्रुप एंड इट इंप्लीमेंट ऑन दीज लॉज, बट जुडिशरी इज टोटली इंटरडिपेंडेंट, टोटली सेपरेट फ्रॉम दीज 2 ग्रुप्स। जुडिशरी जो है वो इन दोनों ग्रुप से टोटली सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। जुडिशरी की जो मैटर है, डिसीजंस हैं, जो लॉज हैं, उसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं है। और क्यों नहीं है इंटरफेयर? एक ये भी अपना क्वेश्चन बनता है कि क्यों हमने जुडिशरी को बिल्कुल अलग से पावर दिया है, बिल्कुल उसके इंटरडिपेंडेंट क्यों नहीं रखा? समझने वाली बात है कि ऐसा क्या है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी प्रेसिडेंट है या अदर जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो जुडिशरी के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते, जुडिशरी के मैटर में उसके डिसीजन पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर जुडिशरी इनके अंडर में वर्क करता, अगर जुडिशरी किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करता तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका तो उस पर कंट्रोल होता। मान लो रूलिंग गवर्नमेंट आज बीजेपी की है, कभी कांग्रेस की होती है, तो रूलिंग गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, या जो अदर रिलेटेड पर्सन्स भी होते हैं, उन पर तो किसी भी तरह का केस हो ही नहीं सकता। कई बार उनमें भी बहुत सारे क्राइम्स किए जाते हैं उनसे भी, लेकिन उन पे किसी भी, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर में होता तो गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करता। कई बार गवर्नमेंट के प्रेशराइज से, गवर्नमेंट के डर से, फियर से उनको अपने डिसीजंस भी चेंज करने पड़ते। बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं ना कि गवर्नमेंट का प्रेशर होता, या फिर कोई भी मिनिस्टर्स हैं उनके रिलेटिव्स से रिलेटेड कोई भी केस अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता तो वो तो उसको प्रेशराइज करके चेंज करवा सकते थे। बिल्कुल फ्री एंड फेयर डिसीजन जुडिशरी कर ही नहीं पाती, तो जुडिशरी बिल्कुल फ्री एंड फेयर डिसीजन ले सके, इसी के लिए जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस का जो इलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट ही कर रही है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा के मेंबर है, इसके स्टेट के मेंबर है, ये सब मिलके करते हैं। लेकिन उसके बाद एक बार इलेक्शन होने के बाद इम्पीचमेंट मोशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उसके मैटर में, उसकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसके डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल अपना सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों की जो पावर है उसको सेपरेट किया, सब अपना अपना इंटरडिपेंडेंट,
सब अपना अपना फ्री होके फ्रीडम से वर्क कर सकते हैं। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज ए वेरी नेसेसरी थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुत जरूरी चीज है फंडामेंटल राइट। एक पर्सन को, स्पेशली मिनॉरिटी ग्रुप को, बैकवर्ड ग्रुप के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक पर्सन का, एक एक इंडियंस को ध्यान में रखते हुए, वो लोअर सेक्शन से हो या फिर अपर सेक्शन से हो, किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हर चीज को रिमाइंड करके एक अपना पिक्चर बनाया फंडामेंटल राइट्स। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव नाउ? एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम, right to equality, right to freedom, right against exploitation, educational right, right to amendment, constitutional remedies. Okay, so we have 6 one. कोई हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, हमें बिल्कुल किसी भी एजुकेशनल सेंटर में हमारे कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर या कलर, प्लेस को लेके हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, हमें एडमिशन नहीं दिया जा सकता, और ऐसी कोई भी वर्क जो है हमारे अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी मेजॉरिटी ग्रुप का डोमिनेशन मिनॉरिटी ग्रुप पे है तो उसके अगेंस्ट में भी अपना जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्शन ले सकती है, हम लोग केस फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी का हमें राइट है। ठीक है, हमारे किसी भी कैरेक्टर्स से लेके, मतलब बर्थ प्लेस से लेके, ठीक है, कलर को लेके, या मेल है, फीमेल है, जेंडर को लेके, ठीक है, स्पेशली कास्ट को लेके हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जो बहुत पहले कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूव कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन, इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आईज ऑफ द लॉ, ऑल पीपल्स आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स। एजुकेशन का राइट सबको है। आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारे साथ हमारी कास्ट या क्रीड को लेके हमें एडमिशन नहीं दिया गया हो, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमें हर तरह की फ्रीडम है, हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें फ्रीडम है कि हमारे जो व्यूज हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें फ्रीडम है तो हम किसी भी तरह का क्राइम भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं। थर्ड, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म रिलेटेड टू रिलीजियन। सेकुलरिज्म मीन्स रिलेटेड टू रिलीजियन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन को गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकती, या किसी भी रिलीजन के साथ गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जो नंबर है, परसेंटेज जो है वो बहुत कम होता है। ऐसे में मान लो कोई स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेट है, वहाँ पे हिंदूज 90% और मुस्लिम 10% हो, या स्पेशली जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, वो जो रिलीजन्स है उनका परसेंटेज बहुत कम हो, तो गवर्नमेंट या वहाँ के जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं उन पीपल के रिलीजन के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर दिया जा रहा है, या वो किसी भी तरह के अपने फेस्टिवल की कोई जो रैलीज वगैरह नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सेकुलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजियंस आर इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉज। लॉज के अकॉर्डिंग सारे रिलीजियंस को उतनी ही, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सारे रिलीजियंस एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर जैसे हिंदूज या मुस्लिम्स के लिए पर्टिकुलर किसी के लिए भी कोई वैकेंसीज नहीं निकलती, सबके लिए सब कुछ इक्वल होता है। किसी भी रिलीजन, चाहे वो बहुत कम परसेंटेज में हो या बहुत ज़्यादा इन नंबर्स में हो, ठीक है, लेकिन इक्वल। सेकुलरिज्म मीन्स यहाँ पर इंडिया में जो है, जो प्रायोरिटी, जो लॉज एंड जो फ्रीडम हिंदूज के लिए, वही मुस्लिम्स के लिए, वही बुद्धिज्म के लिए, वही क्रिश्चियन के लिए, हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, उनका जो नंबर है वो
अदर जो रिलीजियन है उनसे कम है, लेकिन चाहे कितना भी कम हो हम उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो दीज 5 की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: फेडरलिज्म, शेयरिंग ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सेपरेशन ऑफ पावर, 3 organ of the government, legislature, executive and judiciary. These 3 are dependent for their working. Fundamental rights, we have 6 fundamental rights for our overall development, and secularism, all religions are equal. Okay? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों जरूरी है और इसके की फीचर्स, 3 ही जो मेन पॉइंट जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं उस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें एक्सरसाइज भी करनी होती है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स। हालांकि वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसी चैप्टर से जो हमने अभी जितना डिस्कस किया है उसमें से ही दिए हुए हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज है और आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक्स में जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं आप चैप्टर से फाइंड आउट करके उसको कीजिए। उससे पहले हम एक बार क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक के 1 by 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताती हूँ। आप उन क्वेश्चंस को आपकी बुक से, बुक की हेल्प से, ठीक, उनको अपनी नोटबुक में करना, ठीक है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जब मैंने समझाया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है, और स्पेशली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा नहीं है मोनार्की जो कंट्री है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। मैंने नेपाल जो कंट्री है वहाँ 2006 के बाद डेमोक्रेसी आई है, उससे पहले वहाँ किंग रूल करता था नेपाल में, ठीक है। तो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन तब उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर थी इन द हैंड ऑफ किंग एंड कैबिनेट, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर थी वो सारी किंग के और उसकी कैबिनेट के हाथों में थी। 2006 में जैसे ही वहां डेमोक्रेसी आई तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज होना था, उसके रूल्स रेगुलेशन तो चेंज होना था, क्योंकि जो सारा वर्क, जो पावर जो किंग के पास थी वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी पीपल्स में, ठीक है। तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को चेंज किया। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? ओके, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, इट इज द सेफ गार्ड ऑफ मिनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी ग्रुप। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेफ गार्ड है मिनॉरिटी ग्रुप के लिए। एक मेजोरिटी ग्रुप जो है वो हमेशा डोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो क्योंकि लॉज सबको इक्वल मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको लॉज इक्वल दिए हैं, तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टर गार्ड ऑफ द मिनॉरिटी ग्रुप। मिनॉरिटी ग्रुप का प्रोटेक्टर है, मिनॉरिटी ग्रुप का गार्ड है, ठीक है, उसका सेफ गार्ड है। सेकेंड, इट लेज आउट द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उनको एक क्या कहता है, गाइडलाइन देता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो डिसीजंस ले रही है उसके रूल्स रेगुलेशंस तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रन करती है। तो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम टू टाइम एक गाइडलाइन देता है गवर्नमेंट के डिसीजन को, मेकिंग इन द वेरियस सोसाइटी ऑफ द कंट्री। जब गवर्नमेंट वेरियस सोसाइटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की बहुत सारी सोसाइटीज से रिलेटेड
जो डिसीजंस लेती है, ऐसे डिसीजन में जब उसको गाइडलाइन की जरूरत होती है या जो रूल्स रेगुलेशन देखना होता है तो वो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इट प्रोवाइड राइट टू इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है फंडामेंटल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट लेज द प्रोवाइड द राइट एंड फ्रीडम। राइट, हमें हमारे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रहा है, हमें हमारी फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेज डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज द पावर बाय एनी मिनिस्टर। किसी भी मिनिस्टर्स के थ्रू, किसी भी ऑफिसर के थ्रू अगर उसकी वो एक गार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड है किसके ऊपर? कोई भी मिनिस्टर अगर अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा है जो उसको मिसयूज करने से रोकता है। ठीक है, इट लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द एनी पॉलिटिकल लीडर। किसी भी तरह का पॉलिटिकल लीडर है, अगर वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, ऐसे में एक गार्ड का काम, ठीक है, हमें हमारी फैमिली में हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं। जब बच्चा होता है तो उनको सबसे ज्यादा उम्मीद जो होती है वो अपने पेरेंट्स से ही होती है कि हमें अगर इसने मारा तो मैं अपने पापा को बोलूंगा। तो एक कंट्री के फादर जो है, एक कंट्री के गार्ड जो है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पावरफुल पर्सन को अपनी पावर को मिसयूज करने से रोकता है। कोई भी अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। इट सर्व्स एज द रूल्स प्रिंसिपल बाय विच कंट्री हैज टू बी गवर्न्ड। किसी भी कंट्री के प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करके हम लोग किसी भी कंट्री के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं कि किस तरह से कंट्री की गवर्नमेंट जो है रन कर रही है, क्या इस कंट्री के रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं, एंड प्रोवाइड रूल्स एंड सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटी, प्रिवेंट द मिनॉरिटी ग्रुप। मिनॉरिटी ग्रुप को प्रिवेंट करता है, मिनॉरिटी ग्रुप के लिए एक सेफ गार्ड का काम कर रहा है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जरूरी है। जैसे हमें हमारी फैमिली में पेरेंट्स की जरूरत है, हमें किसी न किसी एक प्रोटेक्टर की जरूरत है। ठीक है, हमें कई बार लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे प्रोटेक्टर है, हाँ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे प्रोटेक्टर है। पेरेंट्स से हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कई बार बचाते हैं तो वो हमारे प्रोटेक्टर है। एक छोटी सी फैमिली में अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 10-12 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 4-5, उनमें भी हमें एक प्रोटेक्टर की जरूरत होती है कि कोई जो हमारा सेफ गार्ड हो, हमें बचाता हो, हमें सेव करता हो, हमें प्रोटेक्ट करता हो। तो इतने बड़े वर्स्ट नेशन में भी तो कोई होना चाहिए जो हमारा प्रोटेक्टर हो, और वो प्रोटेक्टर कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन होता है? इसीलिए हमें, दैट्स व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, as a protector, as a safeguard, as serve the rules regulation of the nation, principle of the nation, okay, to stop the misuse of any political leader. ये सब रीजन है जिससे हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। आई थिंक क्लियर दैट, समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, what would happen if there were no restriction on the power of elected representative? अगर क्या होता, what would happen if there is no restriction on the any representative, our representative, हमारे जो representative है, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हमने पूरी एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो मिलके एक एमएलएस को इलेक्ट करती है, एक एमपी को इलेक्ट करती है, वो हमारे एमपी, और हमने उन पे बहुत फेथ, ऑब्वियसली फेथ था, तभी हमने उनको वोट दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। और वही रिप्रेजेंटेटिव अगर अपनी पावर का मिसयूज करे, हमारे अगेंस्ट में मिसयूज करे, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? द लीडर माइट मिसयूज द पावर, देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज द। ऐसे में हमें कौन बचाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेफगार्ड टू द मिसयूज द पावर बाय एनी पॉलिटिकल लीडर।
वही हमने डेमोक्रेसी में हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है कि कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है वो अपनी पावर को मिसयूज नहीं करे। ठीक है, हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 किया है, डिस्कस किया है की पिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाया। देन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका वही फर्स्ट टॉपिक आ गया कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, और सेम आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डिस्कस ऑन टुमारो, हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम थिंग है कि कोई भी पॉलिटिकल व्हाट वुड हैपन, ठीक है, क्या करें जब कोई भी पॉलिटिकल एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंट द लीडर माइट, तो वो लीडर क्या करेगा, मिसयूज करेगा अपनी पावर को। भाई अगर किसी भी पॉलिटिकल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो तो वो क्या होगा, तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मनमर्जी से काम करेगा, हाँ, ही विल मिसयूज हिज पावर, अपनी पावर को मिसयूज करेगा, और ऐसे में कौन सेफ गार्ड का काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो तो मिसयूज कर लेगा अपनी पावर को, लेकिन उसके पास उसके बाद भी कोई उससे बड़ा है, वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर को रोकेगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर को पेन करेगा। ठीक है, ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है वो अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस और है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। These 3 questions we will discuss on next class. I think you understand everything. Okay, thank you. और जो भी होमवर्क आपको मिला है क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी एक्सरसाइज हैं, प्लीज आप अपनी नोटबुक में जरूर कीजिए।